अध्याय 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, भाग 14 पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 15। भाग 15 के अंतर्गत भाग 14 में हम लोग ने देखा था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में कैसे जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब हम लोग बात करेंगे भ्रूणकोश का विकास, है ना। भ्रूणकोश का विकास कैसे जो है कि जो भ्रूणकोश है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश का विकास, कि कैसे इसका डेवलपमेंट होगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि कैसे इसका विकास हो रहा है। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी थी। तो इसमें हम समझेंगे कि जब परागण की प्रक्रिया हुई है ना, परागण की प्रक्रिया हुई तो नर युग्मक 2 इसके अंतर्गत पहुंचे थे बीजांड की, ठीक है। बीजांड के अंतर्गत 2 नर युग्मक पहुंचे थे। एक जो नर युग्मक था वो सनलाइट हुआ किसके साथ, तो एग सेल के साथ। और जो दूसरा नर युग्मक था, है ना, ध्यान समझेंगे, जो दूसरा क्या था नर युग्मक था, एक तो किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो गया। जो द्विकेंद्रकीय न्यूक्लियस थे, है ना, यहाँ पर क्या था, द्विकेंद्रकीय केंद्रक, या फिर आप कहेंगे द्वितीय केंद्रक, ठीक है। ये जो है द्वितीय केंद्रक के साथ जब नर युग्मक मिला तो त्रिसंलयन की प्रक्रिया चली, है ना। कौन सी प्रक्रिया, तो त्रिसंलयन, है ना। त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया हुई, है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिसमेकन भी बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, त्रिसमेकन, है ना। ट्रिपल फ्यूजन, जब ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस हुआ तो इसमें जो है द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं। दोनों युग्मकों के आपस में मिलने से क्या होगा कि निर्माण होता है भ्रूणपोष का, है ना, भ्रूणपोष का। इसमें जो है कि डेवलप होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही डेवलप हो जाता है किसमें, तो भ्रूणपोष में। किसमें, एंडोस्पर्म में। किसमें हो जाएगा, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो संरचना बनी हुई है ये कैसी संरचना होती है, तो त्रिकेंद्रकीय संरचना होती है। प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस की कैसी संरचना होती है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की संरचना कैसी होती है, तो 3 गुड़ी होते हैं ना, 3n टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसी संरचना का क्या होगा, विकास होगा। विकास होकर किस में बदल जाएंगे, तो भ्रूणपोष में बदल जाते हैं। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में क्या होते हैं, बदल जाएंगे, भ्रूणपोष में बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये भ्रूणकोश जो बना है वो क्या करेगा, तो डेवलप होते हुए एम्ब्रियो, है ना, जो इसमें एम्ब्रियो बन रहा था उसके विकास में सहायता करता है, ठीक है। जो डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियो है उनके विकास में, पोषण में सहायता प्रदान करते हैं ये कौन, भ्रूणकोश, ठीक है। अब समझेंगे इसमें जो है कि हमने बताया कि त्रिसमेकन के फलस्वरूप, है ना, त्रिसमेकन के फलस्वरूप क्या बने, तो भ्रूणकोश का निर्माण होगा। भ्रूणकोश क्या करेगा, तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पोषण में ये क्या करता है, तो सहायता करता है। तो इसको आप नोट डाउन भी करेंगे, है ना, लिखेंगे। आप हेडिंग देंगे भ्रूणकोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और इसमें एक लाइन लिखेंगे कि त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने, त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। इसको क्या बोलेंगे, तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक त्रिगुणित संरचना है। आगे लिखेंगे के विकास से भ्रूणकोश का निर्माण होता है, के विकास से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, भ्रूणकोश ध्यान से लिखेंगे। भ्रूणकोश एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है। भ्रूणकोश एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है जिसमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी
मंड के रूप में संचित होता है, के रूप में संचित होता है तथा यह भ्रूण के विकास तथा बीज के निर्माण में सहायता करता है, तथा भ्रूण के विकास तथा बीज के निर्माण में सहायता करता है। तो ये रही बात जो है भ्रूणकोश के डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे ये विकसित होते हैं, कैसे बनते हैं। अब जो भ्रूणकोश का विकास हो रहा है ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश का विकास, है ना। भ्रूणकोश के कितने प्रकार होते हैं पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। भ्रूणकोश के प्रकार, आप हेडिंग देंगे भ्रूणकोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। अब भ्रूणकोश जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार की, ठीक है। अब ये 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं तो ध्यान से समझते चलिएगा। एक को बोलते हैं हम लोग केंद्रकीय भ्रूणकोश, है ना। एक को क्या बोलते हैं? केंद्रकीय भ्रूणकोश, ठीक है। केंद्रकीय भ्रूणकोश, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि केंद्रकीय भ्रूणकोश क्या होता है। तो इसमें जैसे भ्रूणकोश का डेवलपमेंट हुआ, है ना, भ्रूणकोश का क्या हुआ? डेवलपमेंट। जैसे समझेंगे कि हमने भ्रूणकोश की संरचना बनाई, है ना। ये किसकी संरचना बनाई? तो ये जो है भ्रूणकोश है। क्या है? भ्रूणकोश, है ना। ध्यान समझते चलिएगा, भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर है। जो गोल संरचना बीजांड के अंदर बन रही है उसको क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, है ना। अब इसके अंदर ही क्या बन रहे हैं? तो नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, है ना। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसी के अंतर्गत जब द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, है ना, एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश, ठीक है। अब जो ये एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि इसमें विभाजन होगा, है ना। कि इसके केंद्रक में क्या होगा? विभाजन होगा। जब केंद्रक में विभाजन होगा, विभाजन होने के पश्चात इसमें कोशिका विभाजन ना हो, है ना, बस केंद्रक का क्या हो? डेवलपमेंट हो और कोशिका का विभाजन ना हो, तो ऐसे भ्रूणकोश को बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश। क्या कहेंगे? केंद्रकीय भ्रूणकोश। जैसे हमने ये बताया कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट में ये यूग्मनज बना हुआ है, ये एक से दूसरे केंद्रक में बदले, है ना, और ये फिर तीसरे केंद्रक में बदल जाए, चतुर्थ केंद्रक में बदल जाए, है ना। ऐसे करके जो है कई केंद्रक का क्या हो जाए? इसमें निर्माण हो जाए, है ना। कितने? और कोशिका का विभाजन इसमें नहीं हुआ, कोशिका जो है विभाजित नहीं हो रही है, सिर्फ किसका विभाजन हो रहा है? तो इसके केंद्रक का विभाजन हो रहा है। तो ऐसे विभाजन को बोलते हैं केंद्रकीय विभाजन। और फिर ये बाद में क्या होते हैं कि आगे चलकर यह जो है कि एक बीच में रिक्तिकानुमा संरचना बना लेते हैं। बीच में क्या बना लेंगे? रिक्तिकानुमा संरचना। ये किनारों पर क्या होंगे? जाकर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये किनारों पर अरेंज हो गए, है ना। अब इस तरह से जो है सिर्फ इसमें केंद्रक का विभाजन देखने को मिला, है ना, केंद्रक का विभाजन देखने को मिला। और ये जो है साइड में क्या हो गए? स्थित हो गए और बीच में एक रिक्तिका जैसी संरचना बना लेते हैं। बीच में क्या बना लेंगे? एक रिक्तिका जैसी संरचना बना लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रकीय रिक्तिका, है ना। इसको क्या कहते हैं? केंद्रकीय रिक्तिका, है ना, केंद्रकीय रिक्तिका। इसे क्या कहेंगे? केंद्रकीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। तो हमने बताया कि केंद्रकीय भ्रूणकोश क्या होता है? तो केंद्रकीय भ्रूणकोश है कि जिसमें इसके भ्रूणकोश के केंद्रक का क्या हो रहा है? विभाजन होगा, है ना, विभाजन तो होगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। ये आगे चलकर एक जो है बीच में केंद्रकीय रिक्तिका जैसी निर्माण कर लेती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? केंद्रकीय भ्रूणकोश। ऐसा देखने को मिलेगा आपको कैप्सुला में। इसका उदाहरण है कैप्सुला, है ना, कैप्सुला। और जो है सूरजमुखी, है ना। इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे जो है भ्रूणकोश होते हैं। अब ऐसे ही भ्रूणकोश का निर्माण जो है कि चावल में भी देखने को मिलेगा,
चावल में, और जो है आपको ऐसे ही भ्रूणपोष का निर्माण जो है देखने को मिलेगा किसमें, गेहूं में, है ना। इन सभी चीजों में आपको केंद्रकीय भ्रूणपोष का जो है संरचना आपको देखने को मिलेगा कि इसी तरह से जो है उसमें भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही डेवलपमेंट होता है नारियल में, है ना। एक ये स्टार पॉइंट बना के लिख लेंगे, नारियल में भी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। नारियल में भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वो जलीय भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है, जलीय भ्रूणपोष उसको बोलते हैं, जलीय भ्रूणपोष। ठीक है, जलीय भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है किसमें, तो नारियल में, है ना। नारियल में जो लिक्विड वाला पदार्थ होता है तो उसमें अधिक केंद्र की संरचना बनी होती है, वो क्या है, जलीय भ्रूणपोष ही है ना। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग लेंगे केंद्रकीय, इसमें पहला हेडिंग लेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि भ्रूणपोष का केवल केंद्रक विभाजन होता है, भ्रूणपोष का केवल केंद्रक विभाजन होता है तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तथा कोशिका द्रव्य का कोशिका का विभाजन, ध्यान से लिखेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है ना। जैसे उदाहरण कैप्सुला, सूरजमुखी, चावल, गेहूं इत्यादि, है ना, आदि। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग, और ये डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप इसमें लिखेंगे दूसरे हेडिंग। ठीक है, आप लिखते चलिए कि कोशिकीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, है ना। यहाँ पर मैं मिटा रहा हूं इसको, दूसरा है लिखेंगे दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, इसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष में समझेंगे, इसमें क्या होगा कि जो भ्रूणपोष का केंद्रक विभाजन है ना, भ्रूणपोष का जो केंद्रक विभाजन उसमें हो रहा था, इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो, इसके साथ साथ क्या हो, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो। जैसे हमने यहाँ पर विभाजन स्टार्ट किया, है ना, एक विभाजन हुआ, है ना, इसमें क्या हुआ, इसमें युग्मक तो ऐसे रहेंगे ही, इसके क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन स्टार्ट होगा। इसमें जैसे ही केंद्रक का क्या होगा, विभाजन स्टार्ट होगा, कोशिका द्रव्य भी विभाजित होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर विभाजन हुआ, ये एक कोशिका बनी, तो इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य भी क्या हो गए, विभाजित हो गए, है ना। और यहाँ पर जो है ये युग्मनज रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद ये और भी सेल्स में क्या होती गई, डिवाइड होती गई। ऐसे जो है कि ये एक सेल से फिर दूसरे, ये दो में बदल गए, ये भी जो है कि दो सेल्स में बदल गए, है ना। ऐसे करके जो है ये जो है ये द्विसंरचना है ना, द्विसंरचना, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो है टू सेल्ड एंडोस्पर्म है, टू सेल्ड एंडोस्पर्म। ठीक है, ये कितने हैं, तो फोर सेल्ड एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। और फिर जो है ये बहुकेंद्र की संरचना भी बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, बहुकेंद्र की संरचना बना लेंगे। जैसे ये विभाजित हुए, है ना, बहुत सारी संरचनाएं इसमें क्या होगी, बनती चली गई। ठीक है, बहुत सारी संरचनाएं क्या हो रही हैं, बनती चली गई। ठीक है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो है बहुकेंद्र की संरचना बन गई। तो इसमें जो है कि इस तरह के विभाजन को क्या बोलेंगे, कोशिकीय विभाजन, है ना, क्या बोलेंगे, कोशिकीय विभाजन। अब यहाँ पर मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये संरचना आपको बनी हुई नजर आ रही है। इसमें क्या हुआ, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हुआ कि कोशिका के केंद्रक का विभाजन तो हो रहा है, एंडोस्पर्म में केंद्रक का विभाजन तो हो रहा है, केंद्रक के विभाजन के साथ साथ इसमें जो है कोशिका द्रव्य जो बन रही है उसका भी क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। इससे पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य का भी क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो ऐसे विभाजन को बोलते हैं क्या, केंद्रकीय भ्रूणपोष, है ना, क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये जो है आपको देखने को मिलेगा बिग्नोनिया में, है ना, बिग्नोनिया, और किसमें मिलेगा, तो धतूरा में, बिग्नोनिया धतूरा में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो है इसमें पिट्यूनिया और जो है और बिलारसिया, है ना, बिलारसिया, पिट्यूनिया, है ना, इसमें भी जो है आपको देखने को मिलेगा। किस तरह का विभाजन देखने को मिलेगा, तो कोशिकीय भ्रूणपोष को देखने को मिलेगा।
तो इसको जो है आप हेडिंग देंगे दूसरा, इसमें लिखेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें लिखते चलिएगा कि जब भ्रूणकोश, ऐसे लिखेंगे, जब भ्रूणकोश केंद्रक विभाजन के पश्चात, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, है ना। इसमें उदाहरण लिखेंगे बिग्नोनिया, धतूरा, बिलार्सिया, पिट्यूनिया आदि, है ना, लिख लीजिए। अब जो है तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म, है ना, तीसरे टाइप का एंडोस्पर्म, ये आप डायग्राम बना लेंगे इसको, है ना। बनाने के बाद जो है तीसरी हेडिंग लेंगे आप, जो है तीसरा है माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणकोश, माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणकोश। तीसरी हेडिंग लेंगे आप माध्यमिक या हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, ठीक है। इसमें जो है क्या है समझेंगे कि जो भ्रूणकोश हमने बनाया है ना, भ्रूणकोश की संरचना हमने बनाई है ना, यहाँ पे समझते चलेंगे। ये जो है केंद्रक एक भ्रूणकोश की संरचना, इसमें क्या होगा कि एक बार विभाजन तो होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, एक बार विभाजन होगा, विभाजन होने के पश्चात फिर से विभाजन नहीं होगा, फिर से क्या नहीं होगा, विभाजन। एक बार जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, ठीक है, और जो है केंद्रक का विभाजन हुआ, उसके पश्चात इसमें जो है विभाजन स्टॉप हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, विभाजन क्या हो गया, रुक गया। रुकने के बाद इसमें क्या होगा कि ये एक सेल्स जो है फिर से जो है केंद्रक क्या होंगे, विभाजित होते जाएंगे, क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। और इसी तरह से ये विभाजित होते होते अब जो है कि यह फिर से ये पेरिफेरल पे संरचना ऐसे बना लेंगे, है ना, पेरिफेरल पे ऐसी संरचना क्या करेंगे, न्यूक्लियस जो है क्या होंगे कि ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, है ना, ये किनारे पर इसके क्या हो जाएंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संरचना एक जो है किसकी बनी, हेलोबियल भ्रूणकोश, इसको क्या बोलेंगे, हेलोबियल भ्रूणकोश। इसमें क्या होगा, प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात, है ना, प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात और कोशिका द्रव्य का भी क्या हुआ, विभाजन हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ कि इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन रुक जाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या हुआ, रुक गया, और फिर ये जो है ये इसके पेरिफेरल पर क्या होंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो जो है ऐसा आपको देखने को मिलता है एरीमुरस में, है ना, ऐसा देखने को मिलता है एरीमुरस, एरीमुरस, है ना, एरीमुरस में। और इसी के साथ साथ जो है आपको मिलेगा इसमें एस्फोडिलस, है ना, किसमें मिलेगा, एस्फोडिलस, ठीक है, ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी एस्फोडिलस में और एरीमुरस के में देखने को संरचना मिलेगी। इसमें क्या हुआ है कि एक बार केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात, है ना, एक बार कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, प्रथम विभाजन होने के पश्चात इसमें जो है फिर से केंद्रक के जो विभाजन होंगे वो फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, है ना, ऐसी संरचना बनेगी। तो आप हेडिंग देंगे माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणकोश, इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात, प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, परंतु इसके पश्चात केवल केंद्रक का विभाजन होता है, इसके पश्चात केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का नहीं, कोशिका द्रव्य का नहीं। एग्जाम्पल लिखेंगे एरीमुरस, एस्फोडिलस, ठीक है। तो ये रही जो है भ्रूणकोश के प्रकार की संरचना, है ना, भ्रूणकोश के कैसे होते हैं, भ्रूणकोश की हमने संरचना बताई, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि भ्रूणकोश की औतकी क्या होती है, हिस्टोलॉजी ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, ठीक है, ठीक है। ये संरचना आप लोगों ने लिखा, ये डायग्राम आप बना लेंगे, डायग्राम बनाने के साथ साथ इसको जो है आप याद कर लेंगे, बहुत सारे एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश की औतकी, भ्रूणकोश की औतकी, ठीक है, भ्रूणकोश की औतकी, हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। अब समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश का प्रमुख कार्य क्या है
तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करना, भ्रूणपोष का काम क्या है? भ्रूणपोष का काम क्या है? तो भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। ये भोज्य पदार्थों का क्या करता है? संग्रह, भोज्य पदार्थ का संग्रह, है ना, संग्रह करना, है ना, मुख्य कार्य तो यही है। और फिर क्या करता है ये कि पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष की कोशिका जो होती है, अच्छा इसकी कोशिका जो होती है वो पतली होती है। कैसी होती है कोशिका? कोशिका जो होगी, कोशिका भित्ति, वो कैसी होती है? पतली होती है। लेकिन इसके अंतर्गत, इसके कोशिका भित्ति में जो है हेमीसेलुलोज के जमा होने के कारण, किसके जमा होने के कारण? तो हेमीसेलुलोज, है ना, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज के जमा होने के कारण इसकी कोशिका भित्ति जो होती है मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है ना, इसी कारण इसमें जो है मोटी हो जाएगी। और भ्रूणपोष में जो संचित भोजन होता है, भ्रूणपोष में जो हमने बताया कि जो भोज्य पदार्थ होता है संचित होता है ना, भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है, वो किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है ना, किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और जो है वसा के रूप में भी होता है। किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में, यानी मंड के रूप में होता है, या फिर किसके रूप में होता है? वसा के रूप में भी होता है ना, इसका भोजन संग्रह होता है, इसके भोजन। और जो है इसमें जो बहुत सारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे जो हैं उसमें क्या होता है कि इसकी परत जो होती है कैसी होती है? तो बाह्य कोश के स्तर जो है क्या होगा कि एलुरोन कणों में रूपांतरित हो जाता है। ये याद रखिएगा, एलुरोन कणों में रूपांतरित। ठीक है, समझेंगे कि हमने क्या कहा कि जो भ्रूणपोष इसका है, एक बीजपत्री पौधे का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या हो जाता है? एलुरोन कणों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई जगहों पे, नीट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि एलुरोन कण में जो है परिवर्तन किसमें देखने को मिलता है? तो एक बीजपत्री परत में एक बीजपत्री में देखने को मिलता है। या फिर पूछेगा अगर इसका डिपोजिशन होगा तो इसके परत बनती है जो, उसको बोलते हैं एलुरोन परत। क्या बोलेंगे? एलुरोन परत, एलुरोन परत। जैसे अगर कोई एक बीजपत्री भ्रूणपोष है ना, एक बीजपत्री भ्रूणपोष है, तो इसके अंतर्गत जो किनारे हैं इसके ऊपर ही जो है क्या होंगे? तो एलुरोन परत का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये क्या है? एलुरोन परत, है ना, एलुरोन परत का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसी ये किसमें होता है? तो एक बीजपत्री पौधों में होता है निर्माण। ठीक है, अब जो है भ्रूणपोष में जो है संचित भोज्य पदार्थ क्या करता है? भ्रूणपोष में जो संचित भोज्य पदार्थ है ये भ्रूण के विकास में सहायता करता है, भ्रूण के विकास में सहायता करेगा, है ना, और बीज बनने में भी क्या करता है? सहायता करता है। बीज बनने में भी क्या करेगा? सहायता करता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग जो है नोट करेंगे, है ना। हेडिंग देंगे आप भ्रूणपोष की औषधि, हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें आप नोट करेंगे, पॉइंट वाइज करते चलिएगा नोट, एक एक पॉइंट करके। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, भ्रूणपोष नोट करेंगे, भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है। भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, दूसरे पॉइंट से लिखेंगे कि भ्रूणपोष की कोशिका भित्ति, भ्रूणपोष ऐसे लिखेंगे, भ्रूणपोष की कोशिकाएं, आगे लिखते चलिएगा, भ्रूणपोष की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी हेमीसेलुलोज जमा होने के कारण इसकी भित्ति मोटी हो जाती है, इसकी भित्ति मोटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, भ्रूणपोष में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च यानी मंड व वसा के रूप में होता है, स्टार्च व वसा के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, अनेक एक बीजपत्री पौधों में लिखते चलिएगा, अनेक एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष की बाह्य कोशिका स्तर एलुरोन कणों द्वारा संग्रह करने लगती है, एलुरोन कणों का संग्रह करने लगती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, अतः इसे एलुरोन परत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भ्रूणपोष में संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण यानी एम्ब्रियो, भ्रूण व बीज के बनने में सहायता
करती है। तो ये रहे जो है भ्रूणपोष की औतिकी, ये जो है यहाँ पर भ्रूणपोष की औतिकी समाप्त रहा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोषी बीज, है ना, और जो है अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं। ठीक है, समझ से चलिएगा। भ्रूणपोषी बीज व अभ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, ठीक है। भ्रूणपोषी बीज इसका मतलब ये कि एंडोस्पर्मिक या फिर जो है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, है ना, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं अभ्रूणपोषी को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स, है ना, क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड्स, इसको एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं, इसको जो है एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं, एल्बुमिनस, इसका दूसरा नाम है एल्बुमिनस सीड्स या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। अब ये एल्बुमिनस सीड क्या है और जो है एक्स एल्बुमिनस सीड्स क्या है ना, इसका नाम क्या है, एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है। अब समझेंगे कि क्या होते हैं। तो ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष का जो है, ध्यान से समझेंगे कि ऐसे बीज जो भ्रूणपोष जिसमें क्या है, भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक बना रहे, है ना, किसमें, अंकुरण के समय तक, जिसमें, है ना, भ्रूणपोष अंकुरण, है ना, पौधे के अंकुरण या फिर बीज के अंकुरण के समय तक बना रहे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भ्रूणपोषी बीज। क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी बीज, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष के अंकुरण के समय तक पाया जाता है, इसको बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज। इन बीजों में क्या होता है कि भोजन, इसमें क्या होगा, भोजन जो है भ्रूणपोष के अंदर संचित होते हैं, भ्रूणपोष के अंदर क्या होते हैं, संचित होते हैं, ठीक है। भ्रूणपोष के अंदर क्या होंगे, संचित, भोजन संचित होते हैं, ठीक है। अब जो अभ्रूणपोषी बीज है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको देखने को मिलेगा, आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे गेहूं में, है ना, गेहूं में, चावल में, ऐसे जो है आपको भ्रूणपोष देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अंकुरण के समय तक उसमें जो है भ्रूणपोष संचित रहते हैं, है ना, संचित रहते हैं। इसमें भी देखने को मिलेगा, चावल में भी देखने को मिलेगा, और जो है आपको मक्का में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजों में जो है आपको भ्रूणपोषी बीज देखने को मिल जाएंगे। अब जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, इसमें क्या होता है कि ठीक इसका विपरीत होगा, क्या होगा, विपरीत। जैसे चना में आप देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए सेम में, है ना, चना में, सेम में, मतलब जो द्विबीजपत्री, ऑलमोस्ट जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें, सेम में, मटर में, इसमें क्या होगा कि भ्रूणपोष जो है भ्रूणीय परिवर्धन में ही प्रयुक्त हो जाएगा, भ्रूणीय परिवर्धन में ही क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। चना में हो गया, सेम में हो गया, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा मटर में, है ना, इन सभी चीजों में क्या होता है, तो जो भ्रूणपोषी बीज भ्रूण है वो क्या होगा, आपको जो है भ्रूण के निर्माण के समय तक ही क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, है ना, प्रयुक्त हो जाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्या, अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं इसको, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसमें भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक बना रहे उसको क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी बीज। और जिसमें जो है इसमें भ्रूण के डेवलपमेंट में ही जो है ये प्रयुक्त हो जाए, भ्रूणपोष क्या हो जाए, प्रयुक्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे अभ्रूणपोषी बीज। जैसे चना, सेम और मटर, ठीक इसका इसमें विपरीत होता है, ठीक है। जैसे आप समझेंगे कि जो चने या सेम का बीज है, चने या किसका बीज है, सेम का बीज है ना, आप समझते चलिए, ये चने या फिर आप समझेंगे कि सेम का बीज है ना, ऐसे। अब इसमें क्या है कि दो दल पाए जाएंगे, है ना, क्या पाए जाएंगे, दो दल, है ना, डाइकोटिलेडॉन्स, है ना, क्या है, डाइकोटिलेडॉन्स। ये क्या है, तो द्विबीजपत्र, है ना, इसको क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्र, बीज पत्र है ना, ये संरचना द्विबीजपत्र की है। इसके अंदर जो है आप देखेंगे
तो ये बाहर का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं क्या, सीड कोट। इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट, है ना। और इसके साथ आप संरचना देखेंगे कि इसमें जो एम्ब्रियो है ना, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो है ना। अब ये जब इसका डेवलपमेंट होगा तो आप देखेंगे कि यहां से जो है इसमें अंकुरण जो है प्रारंभ होता है इसमें, ठीक है। क्या होगा, ऐसे जो है डेवलपमेंट संरचना आप देखे होंगे। तो ये क्या होता है, तो यही इपिकोटाइल है ना, इसी क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल। इपिकोटाइल वाला भाग है ये, है ना, इपिकोटाइल वाला भाग है ये, इपिकोटाइल है ना। इसी में आप देखोगे तो हाइपोकोटाइल देखेंगे, और जो है इसी के अंतर्गत यहाँ से रेडिकल्स का निर्माण होगा। इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होगा, तो इस वाले भाग से रेडिकल्स का, है ना। ये इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ये जो है एक तरह से द्विबीजपत्री पौधे की संरचना में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आप इसके अंतर्गत देखें जैसे मक्का में, तो मक्का में जो कोई भी बीज पत्र नहीं होंगे, उसमें जो भरा होता है वो क्या होता है, तो पूरी तरह से भ्रूणपोष ही क्या होता है, भरा होता है। जैसे अगर एक मक्के की ऐसी संरचना आप बनाकर देखें, तो ऐसी जो संरचना बनी हुई है ना, ये मान लीजिए मक्के का बीज है, तो इसके बाहर की तरफ क्या लगे होंगे, तो सीड पोर्ट लगे होंगे। क्या लगे होंगे, सीड पोर्ट की संरचना ऐसे बनी हुई है ना, सीड पोर्ट की संरचना बनी हुई है। इसी के अंतर्गत जो है क्या मिलेगा आपको, तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इसी में के अंतर्गत क्या होते हैं, तो एंडोस्पर्म होगा। ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, है ना, क्या है, एंडोस्पर्म। और इसी के अंतर्गत जो है ये वाला जो पार्ट है, इसमें होता है एम्ब्रियो। इसमें ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है एम्ब्रियो वाला पार्ट है, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो वाला पार्ट है। इसी के अंतर्गत जो है भ्रूणपोष का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, भ्रूणपोष का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो वो संरचना आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। भ्रूणपोष की संरचना जो है आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली संरचना है इसमें हमने बनाई है, तो इसके अंतर्गत जो ऊपर है इपिकोटाइल का निर्माण होगा, है ना, किसका, इपिकोटाइल का। और इसमें हाइपोकोटाइल बीज के अंतर्गत जो है नीचे से रेडिकल्स का निर्माण होते हुए दिखेगा, है ना। तो एक तरह से जो है ये क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड है, ये एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड। और ये क्या है, तो ये हमारा एक्स एल्बुमिनस सीड है, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। हमने नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखा, जैसे सेम में या फिर आप चने में देखेंगे तो दो दल दिखाई देते हैं, दो दल दिखाई देंगे, ये द्विबीजपत्र है ना। और इसमें जो है आपको एक बीजपत्र सिर्फ देखने को मिलेगा। कितने बीजपत्र देखने को मिलेंगे, एक बीजपत्र ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये बीजपत्र, यहाँ पे हम लिख दिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, बीजपत्र। तो इसमें कितनी संख्या है, 2 है, और इसमें कितनी है, तो 1 है, ठीक है। कितनी बात क्लियर है। तो आप जो है हेडिंग देंगे भ्रूणपोषी बीज या भ्रूणपोषी बीज व अभ्रूणपोषी बीज, ठीक है। इसमें लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखिएगा, ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष अंकुरण के समय तक पाया जाता है, अंकुरण के समय तक पाया जाता है, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। इसमें लिखेंगे इन बीजों में लिखेंगे, इन बीजों में लिखते चलिएगा, इसके अंतर्गत इन बीजों में भोजन संचित, भ्रूणपोष में संचित रहता है। आगे लिखेंगे तथा बीज पत्र पतले होते हैं, तथा बीज पत्र पतले होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल आदि, जैसे गेहूं, मक्का, चावल आदि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, दूसरे पॉइंट से लिखेंगे इसके विपरीत चना, सेम तथा मटर में, चना, सेम तथा मटर जैसे पौधों में भ्रूणपोष भ्रूणीय परिवर्धन के समय प्रयुक्त हो जाता है, भ्रूणीय परिवर्धन के समय प्रयुक्त हो जाता है। आगे लिखेंगे अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है, ठीक है। इन बीजों के बीज पत्र भोजन के संग्रह करने के कारण
इन बीजों के बीज पत्र भोजन के संग्रह करने के कारण मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, आप ये जो है डायग्राम बना लेंगे, ये डायग्राम नोट कर लेंगे। ठीक है, ये जो है आपकी संरचना रही। अब आगे जो है अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे बीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। बीज फल का कैसे निर्माण होगा, तो सब जो है डिटेल पढ़ेंगे।